हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, बल्कि एसएससी के एग्जाम्स में ट्रेंड में रहने वाले प्रश्नों के टॉपिक्स की सीरीज है, जिसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एनालिसिस के वीडियोस पे दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एसएससी के द्वारा खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि उनके वीडियो पब्लिश ना किए जाएं। लेकिन यकीन कीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो हमारा एनालिसिस की वीडियो से बेहतर वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से समग्रता के साथ कंप्लीट करेंगे जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं और जिन सभी टॉपिक से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की स्थापना को लेकर आया हो। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशन, भारतीय संविधान का निर्माण व विभिन्न समितियों का गठन, यानी कि इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो उन सभी फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, तो यकीन कीजिएगा इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, देखिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। हमारे के कॉन्सेप्ट से दोस्तों बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा थे, तो आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट हमारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। तो पॉइंट हमारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। आगे बढ़ेंगे। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। प्रारूप समिति प्रमुख थी, इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, उनको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पॉइंट हमारा, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। चलिए थोड़ा सा सीट अपने सामने करते हैं, देखिएगा। पॉइंट हमारा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ समितियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ विभिन्न अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। जो भी टॉपिक से जहां पे उठाए जा रहे हैं दोस्तों 100% कंप्लीट किए जाते हैं। अगर पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखें, कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए प्रारूप समिति, तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी के साथ देखेंगे, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है आपका, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब एनालिसिस का वीडियो आता है दोस्तों, तो इतने फैक्ट आपके एक टॉपिक से कभी नहीं मिलते। अब थोड़े से दोस्तों नोट यहाँ से आपके जुड़ जाते हैं, सुपर क्वेश्चंस यहाँ से भी निकलते हैं, इनको भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप
22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज दोस्तों आपकी रेलवे की भी लग चुकी हैं। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी व रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी दोस्तों वैकेंसीज की बात की जाए तो एसएससी में आपका सीजीएल टियर 1 समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एमटीएस आपका चल रहा है, जीडी आपकी लग चुकी है। रेलवे में बात की जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई आपका दोस्तों लगा हुआ है, जानते हैं। उसके बाद में एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है और ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका स्टैटिक जीके और मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा दोस्तों आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। टॉपिक क्या लग गया है दोस्तों आपका? महत्वपूर्ण जितने ऐतिहासिक राजवंश हैं, आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक। आप जानते हैं दोस्तों एसएससी के एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम हो, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके दोस्तों संस्थापक के साथ साथ यहाँ पे राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। यानी कि इस सीट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें राजवंश के नाम दिए गए हैं, बाद में उनके संस्थापक के नाम और फिर उनकी राजधानी भी मेंशन कर दी गई। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए हर्यक वंश की दोस्तों, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। शिशुनाग वंश की बात की जाए, इनके दोस्तों संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी इनकी वैशाली थी। मौर्य वंश की बात की जाए, संस्थापक इनके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, राजधानी इनकी भी पाटलिपुत्र थी। गुलाम वंश मोस्ट इम्पोर्टेंट, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ेंगे। संगम वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक बहलोल लोधी थे, राजधानी इनकी दिल्ली थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आप जानते हैं दोस्तों आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। वो हर टॉपिक्स जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, हमारे द्वारा आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। अगला आपका राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतदुर्ग थे, राजधानी इनकी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी इनकी कांचीपुरम थी। चालुक वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी यानी कि वातपी थी। मुगल वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक बाबर थे, राजधानी की दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, राजधानी इनकी दिल्ली थी। खिलजी वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। जो भी क्वेश्चन थोड़े से समतुल्य हो सकते हैं, उनको एक साथ सेट करने का प्रयास करते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी सी आपको आसानी हो। और पीडीएफ भी दोस्तों इस तरह से मेंशन किया गया है कि आप दोस्तों कम से कम समय में अपनी तैयारी अच्छे से दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। पीडीएफ आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और याद भी होगा। वर्धन वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुष्यभूति थे, राजधानी इनकी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक नागभग प्रथम थे और इनकी राजधानी कन्नौज थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं 100% दोस्तों वहीं पे क्लियर कर दिए जाते हैं। अगला है आपका
चौहान वंश, जिनके संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी इनकी अजमेर थी। नंद वंश की बात की जाए, इनके राजधानी दोस्तों संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। लास्ट है आपका सातवाहन वंश, जिनके संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक दोस्तों आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 जो 2023 में वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है, उसका तीसरी बार हमारे द्वारा नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है। और यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न दोस्तों वैकेंसीज के आपके जीके जीएस और करंट में बात की जाए दोस्तों व यूपी स्पेशल की स्टैटिक व करंट, इन सब के दोस्तों पीडीएफ हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, विश्व की प्रमुख जो घास भूमियां, डार्कली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, कौन सी घास भूमि कहाँ पे विस्तृत है या कहाँ पे पाई जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों कोर्ट में ये भी पूछाता है, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और कौन सी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों क्लियर करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंट से पूछाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक है आपका विश्व की प्रमुख घास भूमियां। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को कवर करेंगे, बिना शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को कवर करेंगे। तो एक तरफ दिया गया उष्ण कटिबंधीय घास भूमि के नाम, दूसरी तरफ दोस्तों उनके संबंधित क्षेत्र दिए गए जहाँ पे विस्तृत हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों कैंपोस नामक घास भूमि की, तो ये ब्राजील में विस्तृत है। लानोस नामक घास भूमि दोस्तों वेनेजुएला में पाई जाती है। सवाना नामक घास भूमि दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। पार्कलैंड नामक घास भूमि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और पटाना नामक घास भूमि दोस्तों ये श्रीलंका में विस्तृत है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए आप लोग दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए। देखिएगा एक तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए प्रेरी की, तो ये उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। पंपास नामक घास भूमि दोस्तों अर्जेंटीना में विस्तृत है। स्टेपी नामक घास भूमि यूरेशिया में विस्तृत है। बेल्ट्स नामक घास भूमि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। और डाउन्स नामक दोस्तों घास भूमि ये ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? करेक्ट आंसर का न्यूजीलैंड में। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, विश्व की प्रमुख जनजातियां। आप लोग जानते हैं आपका फेवरेट टॉपिक है, कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? करेक्ट आंसर का न्यूजीलैंड में। टॉपिक है आपका विश्व की प्रमुख जनजातियां। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित देश व क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए एस्किमो नामक जनजाति की दोस्तों, तो ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा में पाई जाती है। किर्गिज नामक जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी नामक जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुलू नामक जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग नामक जनजाति दोस्तों मलेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है। आगे बढ़िएगा। बुशमैन नामक जनजाति दोस्तों कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। युकाधिर नामक जनजाति दोस्तों साइबेरियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। एक एक क्वेश्चंस की कीमत आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, इसलिए हर वो टॉपिक्स दोस्तों हम पूरी तरह से प्रिपेयर आपको करवाएं जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं या बनने हैं। अगला आपका रेड इंडियन, जो कि उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। पिग्मीज नामक दोस्तों जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्रों में निवास करती है। बोरो नामक जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेज़न बेसिन क्षेत्रों में निवास करती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी है। इतना आप लोग इस टॉपिक से भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। क्वेश्चन किस टॉपिक से रखा गया है दोस्तों, विश्व की जो प्रमुख नदियां दोस्तों कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, यानी कहाँ से निकलती हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों वो आप कहाँ पे अपनी जल गिराते हैं ये भी इसमें मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है। यानी इस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं, किसी भी टेंट से क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट को हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख नदियाँ। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा
एक तरफ पहले नदियों के नाम दिए गए, उसके बाद में उनके उद्गम स्थल जहाँ से निकलती हैं और जहाँ पे अपना जल गिराती हैं दोस्तों, ये भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए अमेजन नदी की तो एंडीज पर्वत के पेरू से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात की जाए तो इतास्का झील संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलती है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यांगत्से क्यांग नदी की बात की जाए तो तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन के सागर में जाकर अपना जल गिराती है। हांगो नदी की बात की जाए कुनलुन पर्वत से निकलती है, जो कि चीन की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। कांगो नदी की बात की जाए लुआनिया और दोस्तों लुआ पुला के संगम से निकलती है, जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। नाइजर नदी की बात की जाए गिनी से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। बोल्गा नदी की बात की जाए बल्डाई पठार से निकलती है, जो कि कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों, डेन्यूब नदी जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में जाकर गिरती है। डार्लिंग नामक नदी दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, मर्रे नदी में जाकर अपना जल गिराती है। और मर्रे नदी दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से ही निकलती है, जो कि हिंद महासागर में जाकर गिरती है। यहाँ तक आप लोगों को भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे मेंशन किया गया। आप जानते हैं आपका फेवरेट टॉपिक है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ दोस्तों स्थापना वर्ष भी हम मेंशन कर दिए हैं, यानी डाकली अगर पूछा था कि कब इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखिए। यानी आपका फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, 100% टॉपिक्स को यहाँ पे पूरी तरह से सीट में प्रिपेयर करने का प्रयास किया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से आते हैं, क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट वन टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन और महत्वपूर्ण दोस्तों समाज सुधारक। देखिएगा एक तरफ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, फिर उनके स्थापना वर्ष और फिर उनके संस्थापक के नाम। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की तो इसकी स्थापना 1784 में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की बात की जाए दोस्तों इसकी स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका वेदांत कॉलेज जिसकी स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बढ़िएगा। तत्वबोधिनी सभा की बात की जाए इसकी स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। वह पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एमजी रानाडे के द्वारा। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में की गई थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बढ़िएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारतीय सेवक समाज भी लिख के आता है दोस्तों, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। उम्मीद करते हैं वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल जाएंगे जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, यानी कि बीडी सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना दोस्तों 1907 में की गई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 100% जो टॉपिक्स उठाए जाते हैं वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट किए जाते हैं हर ट्रेंड से। नेक्स्ट, विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। आगे बढ़िएगा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपॉर्टेंट 1937 में इसकी स्थापना की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा।
और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना दोस्तों इस टॉपिक से भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। आपका सबसे सुपर टॉपिक, भारतीय संविधान के जितने आर्टिकल दोस्तों यानी अनुच्छेद डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, आप जानते हैं। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। आप जानते हैं दोस्तों आपका सबसे सुपर टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेज के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया है, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समय समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जातलिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रश्न दोस्तों अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। उपाधियों के अंत की बात की जाए दोस्तों तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है। अब यहाँ पे हम आपको ये नहीं बता सकते दोस्तों कौन कौन से बने, लेकिन आप जानते हैं आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम से क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहेंगे। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 50 में। एनालिसिस के वीडियोस पे रोक है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, उस नियम को हम लोगों को दोस्तों रोज को फॉलो भी करने हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें बने, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से इसलिए मिल जाएंगे जो अब तक पूछे गए और आगे के शिफ्टों में जो नए टॉपिक्स ऐड होंगे और जहाँ जैसे क्वेश्चंस बनेंगे सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है। और पूरी तरह से दोस्तों आपके पीडीएफ में सब कुछ प्रिपेयर किया गया है जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने लास्ट दोस्तों शिफ्ट तक। चलिए अगला क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 का में है। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन दोस्तों संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति यानी जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों अनुच्छेद 55 में आता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में आता है। भारत का महान्यायाधीश अनुच्छेद 76 में आता है। संसद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में आता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों हमारा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की बात की जाए तो अनुच्छेद 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों अनुच्छेद 165 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 217 में है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 360 में है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। यहाँ तक अगर आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कभी मिस नहीं हो सकते। यहाँ पे हर टॉपिक्स आपको समग्रता के साथ करवाए जा रहे हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका? भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल तथा वायसराय। ये आपका दोस्तों पॉलिटी का भी टॉपिक है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। सीट को अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एक साथ क्लियर रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। टॉपिक है आपका भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल तथा वायसराय। चलिए एक एक क्वेश्चन आप लोग कंसंट्रेट होकर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। क्रम से सारे क्वेश्चंस अपडेट किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। अब गवर्नर जनरल की बात हो रही, पहले गवर्नर की बात हुई थी। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1773 ईस्वी में। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट, किसके कार्यकाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट, बंगाल का शहर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली को। अगला है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब भारत की बात हो रही, पहले बंगाल के गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, अब भारत के दोस्तों गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिएगा, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब इनसे जो क्वेश्चन निकलता है, किसने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य हड़प नीति यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, किसने 1848 ईस्वी में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही। और अगला है, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के। और किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट, किसके कार्यकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के। और भारत में पहली जनगणना 1872 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, 1878 में किसके कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला है, किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को रद्द किया गया था, निरस्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के। और इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा 1883 में पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। 1882 के भारत शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना 1881 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के। और 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन की। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए दोस्तों सुपर हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1919 तक चला था, पूछा जा रहा है कि समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के ही। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। और सन 1919 में रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। आगे बढ़िएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के। अगला है, गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता।
और गादिर बिन समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड इरविन के ही। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 आप जानते हैं किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड वेलिंगटन के। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनिन थगो थे। और के क्रिप्स मिशन किस वायसराय के दोस्तों दौरान भारत आया था, तो लॉर्ड लिलन थगो के ही। नेक्स्ट, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय, अब अंतिम की बात हो रही है, तो अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट, किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और स्वतंत्र भारत के पहले, अब स्वतंत्र भारत की बात रही, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों 2 साइंस का हम टॉपिक ऐड करना चाहते थे, लेकिन वीडियो लंबा खिंच रहा है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।